नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा हुक्मरान जिसने फ्रांस को कानून दिया मगर यूरोप को जंग। क्या वो इस्लाह पसंद था या ताकत का असीर? नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सिर्फ जंगों की नहीं बल्कि इक्तदार, कानून और ताकत की हवस की कहानी है। एक शख्स जिसने फ्रांस को इस्तेहकाम दिया, वही शख्स यूरोप को जंगों में झोंकने वाला कैसे बना। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि नेपोलियन किस तरह एक जर्नैल से फ्रांस का ताकतवर हुक्मरान बना, मगर आज की कहानी यहाँ से शुरू होती है जब इक्तदार मिलने के बाद इसके फैसले सिर्फ फ्रांस नहीं बल्कि पूरे यूरोप की तकदीर बदलने लगते हैं। ये नेपोलियन बोनापार्ट की वो कहानी है जहाँ इस्लाहात ख़त्म होती हैं और ताकत की जंग शुरू होती है। नेपोलियन बोनापार्ट की दूसरी और आखिरी किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं असरारे माजी, जहां हम लाते हैं तारीख, इल्म और हकीकतों से भरपूर मालूमात। इक्तदार में आने के बाद इब्तदाई चंद बरसों में नेपोलियन ने वाकई फ्रांस को इस्तेहकाम दिया, मईशत संभाली, कानून नाफिज किए और इनकिलाब के बाद पैदा होने वाले इंतशार को बड़ी हद तक ख़त्म किया। इन कामयाबियों ने ना सिर्फ अवाम बल्कि खुद नेपोलियन को भी ये एहसास दिलाया कि वो एक गैर मामूली शख्सियत है जो आम हुक्मरानों से मुख्तलिफ सोच रखती है। इसी मरहले पर नेपोलियन की सोच फ्रांस की सरहदों से आगे निकलने लगी। वो खुद को सिर्फ एक कौमी लीडर नहीं बल्कि ऐसा रहनुमा समझने लगा जो पूरे यूरोप के सियासी निज़ाम को बदल सकता था। इसकी नज़र में पुरानी यूरोपी बादशाहतें कमज़ोर, फरसूदा और नाइंसाफ़ी पर मबनी थी और वो ये मानने लगा था कि अगर फ्रांस के इनकलाबी असूल यूरोप में फैले तो पूरा बरे-आज़म एक नए दौर में दाखिल हो सकता है। मगर इस सोच के साथ साथ इसके अंदर अपनी ज़ात पर गैर मामूली एतमाद और कुछ हद तक गरूर भी पैदा होने लगा। यही वो नुक्ता है जहां नेपोलियन की इस्लाह पसंद सोच आहिस्ता आहिस्ता तोसी पसंदाना अज़ाइम में बदलने लगी। वो ये समझने लगा कि इसका ज़ाती किरदार यूरोप की तारीख लिखने के लिए नागुज़ीर है और अगर इस मकसद के लिए जंग, ताकत और दबाव इस्तेमाल करना पड़े तो वो इससे भी गुरेज नहीं करेगा। यूं इक़्तिदार के चंद ही बरसों में नेपोलियन एक ऐसे हुक्मरान में तब्दील हो गया जो फ्रांस की सलामती से बढ़कर पूरे यूरोप की तकदीर को अपने हाथ में लेने का ख्वाब देखने लगा और यही ख्वाब आगे चलकर इसकी अजमत के साथ साथ इसके जवाल की बुनियाद भी बन गया। 1804 में इसने पोप की मौजूदगी में खुद अपने सर पर ताज रखकर खुद को शहनशाह करार दिया। तकरीब के दौरान पोप को मद्दू करना एक इलामती कदम था क्योंकि यूरोप में सदियों से बादशाहों को ताज मजहबी इख्तियार के जरिए मिलता रहा था। मगर नेपोलियन ने एक गैर मामूली हरकत की। इसने पोप के हाथ से ताज लेने की बजाय खुद अपने सर पर ताज रखा। इस अमल का मतलब बिल्कुल वाज़ेह था। वो ये पैगाम देना चाहता था कि इसकी ताकत किसी मजहबी इदारे या पुरानी रिवायत के मरहूने मिन्नत नहीं बल्कि इसकी अपनी कामयाबियों, फौज और अवामी हिमायत से जन्म लेती है। एक तरफ इसने फ्रांस को मजबूत कवानीन दिए जिनमें नेपोलियनिक कोड शामिल था जिसने कानून को आम शहरी तक पहुंचाया, मेरिट को फरोग दिया और जागीरदाराना निज़ाम को कमज़ोर किया। मगर दूसरी तरफ यही शख्स आज़ादी इजहार को महदूद करने लगा। अखबारात बंद किए गए और इख्तिलाफ राय को ताकत से दबाया जाने लगा। शहनशाह बनने के बाद नेपोलियन ने यूरोप की पुरानी बादशाहतों को एक एक करके चैलेंज किया क्योंकि वो इन्हें फ्रांस के इनकिलाब के लिए खतरा समझता था। ऑस्ट्रिया और यूरोशिया जैसे ताकतवर मुल्क जो सदियों से यूरोप की सियासत पर हावी थे, नेपोलियन के सामने बार बार शिकस्त खाते गए और यही फतूहात इसकी शोहरत को अफसानवी बनाती चली गई। नेपोलियन की कामयाबियों की असल वजह इसकी गैर मामूली जंगी हिकमत अमली थी। वो दुश्मन की फौज को बराह रास्त टक्कर देने की बजाय इसे अलग अलग हिस्सों में बांट देता, रफ्तार से हमला करता और फैसला कुन वार करता। इस अंदाज ने बड़ी और मजबूत अफवाज को भी बेबस कर दिया। मगर हर फतह के साथ नेपोलियन के अंदर ये यकीन मजीद मजबूत होता गया कि वो नाकाबिले शिकस्त है। यही खुद एतमादी आहिस्ता आहिस्ता हद से बढ़ने लगी और एहतियात की जगह गरूर ने लेना शुरू कर दी।
यही वो मरहला था जहां नेपोलियन की ताकत इसकी कमजोरी बनने लगी। इसने ये मानना शुरू कर दिया कि इसके फैसले हमेशा दुरुस्त होंगे, चाहे हालात कुछ भी हों। यूरोप में मुसलसल जंगों ने लाखों जानें ली, मईशतों को तबाह किया और नफरत को जन्म दिया, जिस पर आज भी इसे तनकीद का सामना है। यूरोप में मुसलसल फतूहात के बाद नेपोलियन इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि इसकी फौज हर हाल में कामयाब हो सकती थी। 1812 में इसने रूस पर हमला किया, जिसका मकसद रूसी सल्तनत को अपने मुआशी निज़ाम यानी बरतानवी तिजारत के खिलाफ कायम करदा नाकाबंदी पर मुकम्मल अमल करने पर मजबूर करना था। नेपोलियन ने अंदाज़ा लगाया कि एक फैसला कुन जंग रूसी फौज को जल्द शिकस्त दे देगी, मगर वो रूस की जुग्राफियाई वसअत और हिकमत अमली को समझने में नाकाम रहा। रूसी फौज ने नेपोलियन से बराह रास्त बड़ी लड़ाई से गुरेज किया और पीछे हटती चली गई। इसके साथ साथ जलाओ पॉलिसी अपनाई गई, यानी रास्ते में मौजूद खुराक, गांव और रसद को खुद तबाह कर दिया गया ताकि फ्रांसीसी फौज को कुछ न मिल सके। जैसे जैसे नेपोलियन की फौज रूस के अंदर आगे बढ़ती गई, सप्लाई लाइन लंबी और कमज़ोर होती चली गई। फिर जब सर्दी का मौसम आया तो सूरत हाल मज़ीद तबाह कुन हो गई, क्योंकि नेपोलियन की फौज इस शदीद सर्दी के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा ये निकला कि जिस फौज को अजीम फौज कहा जाता था, वो आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगी। भूख, बीमारी, सर्दी और रूसी हमलों ने लाखों फौजियों को हलाक या कैद कर लिया। पसपाई के दौरान फौज का नज़्मो ज़ब्त टूट गया और नेपोलियन पहली बार मुकम्मल नाकामी का सामना कर रहा था। यही वो लम्हा था जहां इसके नाकाबिल शिकस्त होने का तसव्वुर ख़त्म हो गया और यूरोप की दूसरी ताकतों को ये हौसला मिला कि अब नेपोलियन को शिकस्त दी जा सकती है। और यही वो लम्हा था जब इसके जवाल का आगाज हो गया। रूस की मुहिम में नाकामी के बाद नेपोलियन की ताकत का वो खौफ जो बरसों से यूरोप पर छाया हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। इस शिकस्त ने यूरोपीय ताकतों को यह एहसास दिला दिया कि नेपोलियन नाकाबिल शिकस्त नहीं रहा। इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए बरतानिया, ऑस्ट्रिया, यूरोशिया और रूस ने बाहमी इख्तलाफात भुलाकर एक इत्तेहाद कायम किया, जिसका वाहिद मकसद नेपोलियन को इक़्तिदार से हटाना था। यह इत्तेहाद इस लिहाज से भी गैर मामूली था कि वो ताकतें जो कभी एक दूसरे की दुश्मन थीं, अब नेपोलियन के खिलाफ एक सफ में खड़ी हो गई। 1813 में होने वाली बड़ी लड़ाइयाँ, खसूसन लाइप्ज़िग की जंग ने नेपोलियन की फौजी ताकत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। मुसलसल जंगों, भारी जानी नुकसान और वसाइल की कमी ने फ्रांस को अंदर से भी थका दिया था। नेपोलियन अब वही फौज और वही हालात नहीं रखता था जिनकी बुनियाद पर इसने यूरोप को ज़ेरे असर रखा था। बिल आखिर 1814 में इत्तेहादी अफवाज ने पेरिस में दाखिल होकर नेपोलियन को शिकस्त दी और इसे तख्त छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस शिकस्त के बाद नेपोलियन को बहीरा रूम के एक छोटे से जजीरे एल्बा पर जिला वतन कर दिया गया। यह जिला वतनी महज एक हुक्मरान की माजूली नहीं थी, बल्कि इस दौर के इख्तिताम की इलामत थी जिसमें एक शख्स ने अपनी फौजी जहानत के बलबूते पर पूरे यूरोप की सियासत को हिला कर रख दिया था। अगरचा यह नेपोलियन के जवाल का बड़ा मरहला था, मगर इसकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि तारीख अभी इसके लिए एक आखिरी और फैसला कुन बाब महफूज रखे हुए। जिला वतनी के बावजूद वो मुकम्मल तौर पर शिकस्त खाने वाला नहीं था, क्योंकि नेपोलियन ने अपनी सोच हमेशा आगे की तरफ रखी। एल्बा में इसकी फौजी ताकत महदूद थी, मगर इसने वहाँ भी हिकमत अमली और सियासत का इस्तेमाल जारी रखा। मुकामी लोगों और फ्रांस में अपने हामियों के साथ राब्ते कायम किए और फ्रांस में हालात की तब्दीली का इंतज़ार किया। चंद माह बाद फ्रांस में सियासी और समाजी बहरान ने इसे वो मौका फराहम किया जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। हुकूमत, अवामी एतमाद और फौज के एक हिस्से की हिमायत ने नेपोलियन को बगैर किसी बड़े मुकाबले के दोबारा इक़्तिदार संभालने का रास्ता दिया। यह लम्हा इसकी शख्सियत की इस खसूसियत को वाज़िया करता है जो तारीख़ में कम लोगों में देखी जाती है।
وہ ہارنے کے باوجود اپنے عزائم سے کبھی دستبردار نہیں ہوا اور ہر موقع کو اپنے فائدے میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد 1815 میں واٹر لو کی جنگ نپولین کی زندگی کا وہ فیصلہ کن لمحہ تھی جس نے اس کے اقتدار اور فوجی عظمت دونوں کا خاتمہ کر دیا۔ جب نپولین نے دوبارہ فرانس میں اقتدار سنبھالا اور یورپ کی طاقتوں کو حیران کر دیا، اس کی واپسی اور اقتدار سنبھالنے کو 100 دن کی حکومت کہا جاتا ہے، مگر یورپ کی طاقتیں جنہوں نے اس کی پچھلی فتوحات اور روس کی ناکامی کے بعد سبق سیکھا تھا، اس بار متحد ہو گئی تھی۔ واٹر لو میں نپولین کی فوج تعداد میں اچھی تھی، مگر اتحادی افواج خاص طور پر برطانیہ کے ڈیوک آف ویلنگٹن اور یروشیرا کے مارشل بلوخر نے زبردست حکمت عملی اپنائی۔ نپولین نے ایک بار پھر فیصلہ کن حربیں آزمانے کی کوشش کی، مگر میدان میں بھاری بارش، سخت دفاعی پوزیشنیں اور اتحادیوں کی ہم آہنگی نے اس کی فوج کو کمزور کر دیا۔ کئی اہم کمانڈرز کے دیر سے پہنچنے یا ناکافی تعاون نے بھی اس کے منصوبوں کو متاثر کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نپولین کی فوج کو مکمل شکست ہوئی اور اس کی ذاتی اور سیاسی طاقت دونوں زمین بوس ہو گئیں۔ اس جنگ کے بعد وہ دوبارہ کبھی یورپ کے سیاسی نقشے پر وہ طاقتور شخصیت نہیں رہا جو کبھی تھا۔ واٹر لو کی شکست نے نپولین کی کہانی کا آخری باب رقم کیا اور اسے ہمیشہ کے لیے ایک جلا وطن شخص کے طور پر بحر اوقیانوس کے ایک دور دراز جزیرے سینٹ ہیلینا پر بھیج دیا گیا۔ یہ لمحہ نہ صرف نپولین کے زوال کی علامت ہے بلکہ یورپ میں طاقت کے توازن کو بھی مستقل طور پر بدلنے والا واقعہ تھا۔ یہاں نپولین نے خود کو تاریخ کے سامنے ایک عظیم رہنما کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور ناکامیوں کا الزام حالات پر ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی نپولین کو سمجھنا آسان نہیں۔ کچھ اسے عظیم اصلاح پسند کہتے ہیں اور کچھ ایک طاقت کا بھوکا آمر۔ سینٹ ہیلینا پر اس کی صحت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی۔ وہ خوراک اور آب و ہوا کے مسائل، جزیرے کی تنہائی اور پرانی جنگوں کے جسمانی اثرات کا شکار ہو گیا۔ نپولین کے وفادار ساتھی اس کے ساتھ رہے اور اس کی یادداشتیں اور اپنی جنگی حکمت عملی پر لکھنے کا عمل جاری رکھا تاکہ آنے والی نسلیں اس کی کہانی جان سکیں۔ 1821 میں نپولین کی موت ہوئی۔ مورخین کے مطابق اس کی موت کی اصل وجہ معدے کا کینسر یا زہر دینے کا امکان ہو سکتا ہے، مگر اہم یہ ہے کہ وہ اپنے آخری دن تک اپنے ماضی کے اعمال، فتوحات اور ناکامیوں پر غور کرتا رہا۔ نپولین بوناپارٹ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غیر معمولی ذہانت اور محنت انسان کو بلندی تک ضرور لے جا سکتی ہے، مگر جب طاقت پر قابو کھو دیا جائے تو وہی طاقت زوال کی وجہ بن جاتی ہے۔ وہ نامکمل ہیرو تھا اور نامکمل ولن، بلکہ ایک ایسا انسان جس کی کامیابیاں بھی تاریخ کا حصہ ہیں اور غلطیاں بھی۔ نپولین کو سمجھنے کا مطلب یہ ماننا ہے کہ تاریخ سادہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں عظمت اور کمزوری دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر آپ کو تاریخ کی ایسی غیر جانبدار، گہرائی والی اور سچی کہانیاں پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم کو آگے پہنچائیں، کیونکہ تاریخ صرف ماضی نہیں، حال اور مستقبل کو سمجھنے کی کنجی بھی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔